हाँ, तो पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये शरीर के विभिन्न भागों में फैली होती हैं और इनके जो नाम हैं वो हैं, सबसे पहले सर के रीजन में होती है पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी के बाद दूसरी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी बॉडी या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद हमारे गले में होती है थायराइड और पैराथायराइड। इसके बाद सीने के बीचों बीच में होती है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड के नीचे जो लिवर का रीजन है वहाँ पर होता है ड्यूडनल बल्ब जहाँ बनता है वहाँ पर होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एंडोक्राइन ग्लैंड से काम करता है, मगर ये डुअल नेचर का होता है। पैंक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन साथ ही साथ एक्सोक्राइन नेचर इंडिकेट करता है, यानी कि इसका बिहेवियर जो है ये एक्सोक्राइन नेचर भी होता है इसका। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशन वहाँ से निकल के करीब में ही किसी भाग में जाते हैं। तो जो पैंक्रियाज से सिक्रीशन निकलते हैं, जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन निकलते हैं या जो बाइकार्बोनेट्स निकलते हैं वो ड्यूडनम में जाके क्रिया करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस विशेष प्रकार की रचनाएँ होती हैं, इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, वो बॉडी में दूसरे काम करते हैं। इसके अलावा फिर होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होती है। किडनी की है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे कि हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि रिनल ग्लैंड के ऊपर होती है, अपॉन द रिनल ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अलावा फिर होती हैं ग्लैंड जिन्हें हम लोग कहते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। ये वो ग्लैंड्स हैं जो बॉडी में मेजर ग्लैंड्स मानी जाती हैं। इसके अलावा बॉडी में और भी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि जिनको कि हम लोग कहते हैं वो दे आर एक्चुअली यू कैन कॉल देम एज ए साइटोक्राइन ग्लैंड्स। एंड इनके सिक्रीशन जो होते हैं वो वहीं पर निकल करके काम करते हैं। जैसे कि आहार नाल की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल इज कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग सर्टेन हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल स्टमक से गैस्ट्रिन निकलता है, उसके बाद ड्यूडनम के रीजन से बल्बोगैस्ट्रोन, एंट्रोगैस्ट्रोन और सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजामिन, ये हार्मोन्स निकलते हैं। इंटेस्टाइन से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लगभग 27 अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स इंटेस्टाइन की दीवार से निकलते हैं। इसके अलावा स्किन से निकलते हैं जो कि साइटोकिनिन्स होते हैं। इसके अलावा स्किन के अलावा जो है वो जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ भी हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें कि हिस्टामिन कॉमन है, हिस्टामिन है, और जिनमें कि जो एंटी एलर्जिक हार्मोन्स होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक हार्मोन्स होते हैं, ये निकलते हैं फ्रॉम द सेल्स इनसाइड द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी। तो ये सब जो ग्लैंड्स हैं ये बॉडी में हमेशा मौजूद होती हैं, मगर ये माइनर इंपॉर्टेंस की, मेजर इंपॉर्टेंस ग्लैंड वो होती हैं जिनका इफेक्ट मेजर इफेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ बॉडी में ग्लैंड ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी ग्लैंड होती हैं। तो टेम्परेरी ग्लैंड्स का सबसे अच्छा उदाहरण होता है प्लेसेंटा। Placenta is not always present in the body. It is been only formed during pregnancy, and it is a temporary gland. But when it is present, it plays a vital role in the metabolism of the body. तो जब होती है तो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर जब नहीं है तो उस समय इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। सबसे पहले बात की जाएगी, सबसे पहली ग्लैंड होती है दैट इज द पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी जो है ये एक्चुअली ब्रेन के फोर ब्रेन में जो हमारे टेम्पोरल जो फ्रंटल रीजन है, फ्रंटल रीजन और जो पैराइटल रीजन है, फ्रंटल और पैराइटल रीजन के जंक्शन पर यहाँ पर ऊपर पैराइटल ग्लैंड जो है पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इस पिनियल ग्लैंड की लोकेशन जो होती है ये एक्चुअली हमारे केस में जो हमारा ब्रेन होता है हिस्सा है ये काफ़ी डेवलप कर जाता है। तो डेवलप होने की वजह से क्या होता है, जब वो ग्रोथ होती है ब्रेन की, तो इसके इस तरह से ग्रोथ होने की वजह से जो ग्लैंड, मान लीजिए ये ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, तो जब ओवरलैप यूँ करके ब्रेन करता है तो ये नीचे दब जाती है, और नीचे दबी हुई ग्लैंड जो है यहाँ वाले ये पिनियल ग्लैंड जो है इससे अंदर फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है, फोर ब्रेन के निचले हिस्से में। बाकी के जानवरों में जिनमें ज़्यादा डेवलप नहीं होता, इनमें ये बिल्कुल ठीक सामने ही होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड आई ऑफ द बॉडी। हमारे केस में जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, उन ऑप्टिक लोब्स के बीच में ग्लैंड सिचुएटेड होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे विजन का इफेक्ट है, जो हमारे देखने का इफेक्ट है, लाइट जो हमारी आंखों पर पड़ती है, तो उससे हमारे ऑप्टिक लोब स्टिमुलेट होते हैं, और उन ऑप्टिक लोब्स के स्टिमुलेट होने से पिनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाती है, और इसकी वजह से पिनियल ग्लैंड्स के सिक्रीशन निकलते हैं। और ये पिनियल ग्लैंड जो होती है इससे जो हार्मोन निकलते हैं ये हार्मोन यूजुअली मेलाटोनिन कहलाते हैं। एंड मेलाटोनिन के लिए हम लोग मानते हैं कि दो तरीके के काम करता है। एक काम तो मेलाटोनिन का ये होता है
कि ये मेलानोसाइट सेल्स स्टिमुलेशन को भी इफेक्ट करता है, यानी बॉडी में मेलानिन की सिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो जो लोग ज़्यादा जिनमें एक्सपोजर होता है सनलाइट को, उनके केस में पिनियल ग्लैंड जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, और जब ज़्यादा स्टिमुलेट होती है तो मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है, जिसके से पिगमेंटेशन डार्क हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा धूप में रहते हैं तो पिगमेंटेशन डार्क होने लग जाता है। और दूसरा जो है, अगर हम लाइट कम रोशनी में रहेंगे, पिनियल ग्लैंड ज़्यादा उत्तेजित नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बॉडी में रंगा कणिकाएँ हैं, मेलानिन क्रिस्टल्स हैं, इनका फॉर्मेशन धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन है वो ब्राइट होता जाता है। तो जो लोग भूमध्य रेखा के करीब रहते हैं, जहाँ ज़्यादा तेज प्रकाश पड़ता है, उनका रंग हमेशा गहरा होता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ चलें चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ चलें, रंग साफ होता जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, यूरोप में रहने वाले लोगों का रंग जो है वो साफ होता है, और अफ्रीका में रहने वाले, श्रीलंका में रहने वाले, दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों का रंग गहरा होता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, उससे ज़्यादा मेलाटोनिन इंड्यूस होता है। मेलाटोनिन के लिए एक बात और मानी गई है, पता लगा कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये बॉडी में गोनाड्स के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो जिन लोगों में देखा गया कि जो लोगों में ऑप्टिक लोब स्टिमुलेट नहीं होते, उनके केस में क्या हो जाता है, ऑप्टिक लोब स्टिमुलेट ना होने का मतलब ये हुआ कि या तो जो लोग बचपन से, जो लोग जिनकी आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं या जो जन्मांध होते हैं, उनके केस में हमेशा इनसे निकलने वाला हार्मोन गोनाड्स के डेवलपमेंट को उत्तेजित कर देता है, और इसीलिए उनमें अर्ली प्यूबरिटी आ जाती है। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कि जो जन्मांध हैं उनमें, या जिनकी आंखें बहुत कमज़ोर हैं, उनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी रेट होता है वो फास्ट हो जाता है। वो उनकी सामान्य लोगों की तुलना में उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी होती है। इसके बाद दूसरी ग्लैंड जो है, दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे जो ब्रेन में जो पैराइटल बोन होती है, इसके ऊपर होती है पैराइटल बोन, और उसी के जस्ट नीचे जो होती है बेसिस स्फेनॉइड बोन होती है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन बॉक्स बंद रहता है। यानी जो ब्रेन बॉक्स फॉर्म होता है उसमें होती है ऊपर जो है वो पैराइटल बोन है, और नीचे बेस पर बेसिस स्फेनॉइड बोन है। बेसिस स्फेनॉइड बोन में गड्ढा होता है। इस गड्ढे के अंदर ये बोन जो है, जैसे अगर ये गड्ढा है तो ये ग्लैंड जो है वो इसी गड्ढे में फिट रहती है। तो ये गड्ढे में जो बोन फिट होती है, इस गड्ढे का नाम होता है सेला टर्सिका, और इस सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में ये बोन, चूँकि ये ब्रेन से एक उभार निकला हुआ होता है, ब्रेन है, ब्रेन से एक उभार, ये ब्रेन का हिस्सा है, उससे ये उभार लटक रहा है, तो इस उभार को ये गड्ढे में फिट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन को इस ग्लैंड को एक जगह मिल जाती है जहाँ पर ये ग्लैंड स्थापित हो सकती है या फिक्स हो सकती है। तो इस बेसिस स्फेनॉइड बोन में गड्ढा होता है, जिससे हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका, और सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में जो है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसमें लगी होती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा ब्रेन के अगले भाग में, जो ब्रेन का वेंट्रल साइड है, फोर ब्रेन का वेंट्रल साइड है, जिससे हम लोग कहते हैं रीजन में ही पाया जाता है। यानी कि ब्रेन के जो हिस्से होते हैं उनमें सबसे अगले हिस्से को प्रोजेंसेफ्लॉन कहते हैं, मेसेंसेफ्लॉन होता है, और पीछे का जो है वो मेटेंसेफ्लॉन होता है। तो जो ब्रेन का नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कह देते हैं, इस हाइपोथैलेमस वाले हिस्से से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं पार्स एंटीरियरिस, दूसरा पार्स मेडियल्स, और तीसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, मीडियन पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हिस्सा होता है ये एक्चुअली स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ होता है, और इन सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये एक ब्लड वेसल जो ब्रेन से आती है, जिससे हम लोग कहते हैं विलीज सर्कल, उससे ये ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है। जबकि जो मीडियन पिट्यूटरी होती है ये ऑलमोस्ट फोर ब्रेन के साथ, या कहने की एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पूरे तौर से जुड़ी हुई होती है। तो ये इतनी ज़्यादा फ्यूज होती है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और थर्ड पार्ट जो होता है वो कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये एक्चुअली ब्रेन नर्व सेल्स का ही एक्सटेंशन होता है। नर्व सेल्स से ही, उसमें जो ब्रेन के हिस्से की जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें कुछ सेल्स जो हैं इस हिस्से में आ जाती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाने के लिए। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हिस्से की खासियत ये होती है कि इसमें जो सेल्स होते हैं ये आमतौर से, या कह लें कि ये सेल्स जो होते हैं वो न्यूरल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, और इनका जो साइटोन वाला हिस्सा जो होता है वो मौजूद होता है हाइपोथैलेमस के हिस्से में, और जो डेंड्राइट्स वाला हिस्सा होता है, टीलोडेंड्रिया जिसे कहें, टर्मिनल बटन कहें, वो स्थित होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हिस्से में।
तो इससे से होता क्या है कि जब ब्रेन में कोई स्टिमुलेशन होता है तो हाइपोथैलेमस का इफेक्ट पड़ता है, तो जो हार्मोन वहाँ से निकलने होते हैं तो उसका स्टिमुलस हाइपोथैलेमस में होता है, और उससे जो रिलीज होते हैं हार्मोन वो रिलीज होते हैं इसके डेंड्राइट्स के अंतिम छोर पर, जो कि पिट्यूटरी में स्थित होते हैं, जिन्हें हैरिंग बॉडीज कहा जाता है। तो यहाँ से मूलली दो ही हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी से, एक निकलता है ऑक्सीटोसिन और एक निकलता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है इसका दूसरा नाम होता है पिट्रोसिन। तो एक हार्मोन होता है पिट्रोसिन, एक होता है पिट्रोसिन। ऑक्सीटोसिन और पिट्रोसिन या एंटी पिट्यूटरी से निकलने वाला वैसोप्रेसिन या फिर पिट्रोसिन। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दो हार्मोन मेनली निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हिस्से से। मिडिल पिट्यूटरी के हिस्से से केवल एक हार्मोन निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमएसएच या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बॉडी में मेलानिन सेल की फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, और इसका संबंध किसी हद तक पिनियल बॉडी से भी होता है, यानी पिनियल बॉडी से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट रोल बॉडी में प्ले करते हैं। पर इन हार्मोन्स के सिक्रीशन को, इनके जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, इनके सिक्रीशन को जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है बाय द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। और वो हाइपोथैलेमस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर के हिस्से में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है फैक्टर। कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें कहते हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर दोनों मिल करके बनाते हैं वो केमिकल्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को या तो उत्तेजित करते हैं या घटाते हैं। जो इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं वो घटाते हैं, और जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं वो बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड को कंट्रोल करने वाला जो थायराइड ग्लैंड है, इससे थायरॉक्सिन निकलता है, पर इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट थायराइड पर पड़ता है, तो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन पिट्यूटरी से निकला। पर पिट्यूटरी से थायराइड टीएसएच निकालने के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने के लिए एक और हार्मोन निकलता है जो कि हाइपोथैलेमस के हिस्से से निकलता है। उस हाइपोथैलेमस के हिस्से से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, TSHRF। ये हार्मोन जो है ये निकलता है हाइपोथैलेमस से, और उसका इफेक्ट पड़ता है, ये जब TSHRF निकलेगा तो वो RF का मतलब रिलीजिंग फैक्टर, ये TSH के सिक्रीशन को इंड्यूस करेगा, रिलीज करने के लिए प्रोसेस को बढ़ाएगा, जिससे TSH ज़्यादा निकलेगा। और जब TSH ज़्यादा निकलेगा तो वो TSH निकल के फिर थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डालेगा, तब उससे थायरॉक्सिन निकलेगा। तो इस तरीके से थायरॉक्सिन का इफेक्ट जो है वो कंट्रोल होता है, थायराइड कंट्रोल होती है TSH से, और TSH कंट्रोल होता है TSHRF से, जो कि ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो इससे फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है कि जब थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है और ज़्यादा थायरॉक्सिन ब्रेन में जब पहुँचता है हाइपोथैलेमस के रीजन में, तो हाइपोथैलेमस को पता लगा साहब थायरॉक्सिन का लेवल बहुत हो गया, अब उसको घटाना है, रोकना है, तो TSHRF के सिक्रीशन को हम धीमा कर देते हैं। और जब TSHRF के सिक्रीशन को धीमा करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि TSH का सिक्रीशन धीमा हो जाता है, और जब TSH सिक्रीशन धीमा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि TSH का इफेक्ट थायराइड पर पड़ेगा, तो थायराइड का सिक्रीशन धीमा हो जाएगा, यानी थायरॉक्सिन कम निकलेगा। तो इस तरीके से जब थायरॉक्सिन कम निकला तो अब वो कम थायरॉक्सिन अगर इतना कम हो जाए कि बहुत आवश्यकता से नीचे हो जाए, तो जब कम थायरॉक्सिन वाला रक्त जो है बहता हुआ जब ब्रेन को पहुंचता है तो ब्रेन को पता लगता है साहब TSH का लेवल घट गया है, उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या होगा कि फिर TSHRF का सिक्रीशन इंड्यूस हो जाएगा, और जब TSHRF का सिक्रीशन इंड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब TSH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, क्यों TSHRF जो है वो निकलेगा और जाके थायराइड पिट्यूटरी पे प्रभाव डालेगा, पिट्यूटरी से ज़्यादा TSHRF निकलने RF के कारण TSH निकलने लगेगा, और जब TSH ज़्यादा निकलेगा तो वो TSH जब बाहर आएगा तो निकलने के बाद, बाहर आने के बाद वो क्या करेगा कि थायरॉक्सिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। इस तरह से ये फीडबैक में चलता रहता है, यानी कि जब हार्मोन का लेवल थायरॉक्सिन बॉडी में घटता है तो TSHRF जो है वो बढ़ जाता है, जब थायरॉक्सिन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो TSHRF धीमा हो जाता है। इस तरीके से इन सिक्रीशन के कंट्रोल किए जाते हैं। TSH के अलावा ब्रेन से ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, यहाँ से FSH निकलता है, फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि जिसका प्रभाव पड़ता है
फॉलिकुलर सेल्स पे, यानी कि ओवरी ग्लैंड में जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनकी सक्रियता को प्रभावित किया जाता है बाय हेल्प ऑफ द एफएसएच। यहाँ से आईसीएचएस निकलता है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका इफेक्ट इंटरस्टिशियल सेल्स पर पड़ता है। टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उस पर आईसीएचएस का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से निकलते हैं जो हार्मोन्स, वो एड्रिनल पे इफेक्ट डालते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को एसीटीएच निकलता है जो एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरोट्रोफिक हार्मोन होता है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से थायराइड के हिस्से से, पिट्यूटरी के हिस्से से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी के विभिन्न अदर ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इस ग्लैंड के कारण, यानी कि पिट्यूटरी के कारण, बॉडी की बहुत सारी अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन जो हैं वो प्रभावित होते हैं और उससे उन ग्लैंड्स की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो चूंकि उनको कंट्रोल करने का काम, दूसरी ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम, जैसे टेस्टिस को, ओवरीज को, एड्रिनल ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड ग्लैंड को, इनको कंट्रोल कर, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। इसीलिए पिट्यूटरी का एक नाम पड़ा है मास्टर ग्लैंड। और ये खुद जो ग्लैंड है ये कंट्रोल होती है ब्रेन में स्थित पीवीएन सेंटर और एसओएन सेंटर से। पीवीएन सेंटर होता है, तो इस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस हो, एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस हो, इनका सीधा कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले भाग से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो बॉडी के डिफरेंट अवयव हैं, उनका प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है। और फिर उन ग्लैंड से, उन ग्लैंड केमिकल्स, उन फैक्टर्स की वजह से जो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, उससे पड़ता है इफेक्ट एसओएन सेंटर पे या पीवीएन सेंटर पे। और एसओएन सेंटर या पीवीएन सेंटर जो होते हैं वो प्रभाव डालते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और उनसे निकलने वाले हार्मोन बॉडी के अन्य ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज द ब्रेन, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लैंड्स इन द बॉडी, ये इन दोनों की एक्टिविटी जो होती है ये इंटरडिपेंडेंट होती है। नर्वस सिस्टम अगर नहीं होगा तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता, क्योंकि हाइपोथैलेमस पे जो प्रभाव पड़ता है वही पिट्यूटरी पर पड़ता है, और पिट्यूटरी पे जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर के अन्य ग्रंथियों पर पड़ता है। सिमिलरली क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अगर ना हो तो पिट्यूटरी से नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए, नर्वस सिस्टम को चलाए रखने के लिए भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम जो है ये एडवांस टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम है। क्योंकि शुरू में जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जब हम बात करते हैं अमीबा की, तो उस केस में वहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं था, पर अमीबा जो था वो सारी जैविक क्रियाओं के लिए उत्तेजना दर्शाता था। जब उसके पास कोई खाने की चीज़ रखी जाती थी तो वो प्रतिक्रिया दर्शाता था, जब उसके पास कोई जहरीली चीज़ रखी जाती तो उसका प्रतिक्रिया दर्शाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो थी, जो अमीबा जो था जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं था, वो सारी प्रतिक्रियाएं दर्शा रहा था। धीमे धीमे करके ये सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में डेवलप हुआ, यानी इट वॉज ए टाइप ऑफ केमिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद क्या हुआ, जब नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ तो नर्वस सिस्टम को चलाए रखने के लिए भी एंडोक्राइन ग्लैंड की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, इससे एसिटिलकोलिन निकलता है, इससे एड्रेनलिन निकलता है, एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से भी निकलता है, एड्रेनलिन जो है वो नर्व एंडिंग से भी निकलता है। नर्व एंडिंग से निकलने वाला एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, एड्रेनलिन जो होता है, ये नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम आर द इंटरडिपेंडेंट सिस्टम, एंड बोथ ऑफ द सिस्टम्स वर्क in coordination with each other, and none of these, in the case of the higher animal, none of these system can operate independently. Primitive animals में तो नर्वस सिस्टम था ही नहीं, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा सिलिटेट्स में आने के बाद पहली बार नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, और उसके पहले पोरीफेरा में और उससे पहले प्रोटोजोन्स में नर्वस सिस्टम नहीं था। तो उनके केस में जो जैविक क्रियाएं निर्धारित होती थी वो होती थी बाय हेल्प ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो एक तरह से इंडायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम था या केमिकल सिस्टम था, और वही केमिकल सिस्टम जब इवॉल्व हुआ तो उससे नर्वस सिस्टम बना। एंडोक्राइन सिस्टम जो था इसमें एक जो डिमेरिट थी, जो कमी थी, वो ये कि इसमें रेट ऑफ रिस्पॉन्स बहुत डिलेड होता था,
यानी ये कुछ हार्मोन तो ऐसे इनका इफेक्ट कई कई साल में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट कई सालों में आता है। तो इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन सिस्टम था इसमें रेट ऑफ रिस्पॉन्स क्योंकि बहुत स्लो था, तो एक दिक्कत ये थी कि हमको रिएक्शन जल्दी चाहिए था, रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए था, इसलिए नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट करना पड़ा। पर नर्वस सिस्टम बिना एंडोक्राइन सिस्टम के काम नहीं कर सकता है, और एंडोक्राइन सिस्टम बिना नर्वस सिस्टम के काम नहीं कर सकता, क्योंकि पिट्यूटरी जो कि बॉडी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है वो सिचुएटेड है ब्रेन के हाइपोथैलेमिक पार्ट में। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक तरह का बॉडी का थर्मोस्टैट है, बॉडी का एक रेगुलेटिंग सिस्टम है, यहाँ से बॉडी के सारे पैरामीटर्स का, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे ब्लड की ऑस्मोलिटी हो, चाहे NH का सोडियम कंसनट्रेशन हो, पोटेशियम कंसनट्रेशन हो, चाहे पानी की मात्रा हो, चाहे pH हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे अल्कलाइनिटी हो, ये सारे मैटर डिसाइड जो होते हैं ये होते हैं हाइपोथैलेमस से डिसाइड। तो हाइपोथैलेमस पे जब इफेक्ट पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर पिट्यूटरी प्रभावित होती है, और पिट्यूटरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करती है, जिससे कि सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सके। बाकी की बात फिर